हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में से बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अभी तक आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज के बारे में और इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में, यानी कि कूलाम्स लॉ के बारे में। क्लियर है? आपने देखा था कूलाम्स लॉ में अगर 2 चार्ज होते थे Q1 Q2 किसी r डिस्टेंस पर रखे होते थे, तो ये Q1 इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता था F21 और ये भी इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है F12। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए दोनों फोर्स कैसे हैं? रिपल्सिव हैं। क्लियर है? अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? आप कह रहे हैं कि ये वाला चार्ज इस r डिस्टेंस पर रखे चार्ज पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। प्रतिकर्षण का या आकर्षण का हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह ये वाला आवेश, ये वाला चार्ज r दूरी पर रखे इस आवेश या चार्ज पर बल लगा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि इस आवेश को कैसे पता चला कि इस आवेश पर बल लगाना है? भाई ये r दूरी तो कुछ भी हो सकती है ना। मान लीजिए एक आवेश कमरे के अंदर है और एक आवेश कमरे के बाहर है। अब अंदर वाले आवेश को कैसे पता कि बाहर वाले आवेश पर बल लगाना है? उसको तो दिखाई नहीं दे रहा। बाहर वाले आवेश को कैसे पता चला कि अंदर वाले पर बल लगाना है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉजिटिव या निगेटिव क्या है, लेकिन बल तो लग रहा है ना। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस गुण की वजह से कोई आवेश यह जान पाता है कि किस पर बल लगाना है और क्या लगाना है, वही जो उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो गुण है, वही गुण क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच, जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, इन विच another charge experiences an electric force is known as electric field of that charge। बात समझ रहे हैं? किसी चार्ज के चारों तरफ का कोई एरिया, मतलब जिसे बोल सकते हैं इसका इलाका, कि इसका इलाका 2 किलोमीटर में है। अब अगर 2 किलोमीटर में कोई आवेश आया तो उस पर या तो ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा या आकर्षण का बल लगाएगा। अगर 2 किलोमीटर से वो बाहर है तो इसके क्षेत्र से बाहर है, तो इसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना? लेकिन अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अनंत तक जाती है। किसी चार्ज का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक रहता है? अनंत तक। मतलब कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा। कौन सा? प्रतिकर्षण या आकर्षण, इस बात पर निर्भर है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्लियर है? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, जिसमें भी करना हो। हिंदी में क्या है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या इंग्लिश में द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख लेते हैं इसे। मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हैं। द रीजन अराउंड ए चार्ज in which another charge experiences and a force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाई थी। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाई थी। क्या होती थी ग्रेविटेशनल फील्ड? यहाँ क्या है? द रीजन अराउंड ए चार्ज। वहाँ क्या था? द रीजन अराउंड ए मास। किसी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा द्रव्यमान अगर आए तो क्या अनुभव करे? एक बल। वहाँ कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या कहलाता है वो? ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वो क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र। वहां पर कौन बल लगा रहा है?
द्रव्यमान, यहाँ पर आवेश, दोनों क्या चलते हैं, बिल्कुल पैरेलल। क्लियर है? तो दो तरह के अपने पास आवेश हैं, तो वैद्युत क्षेत्र भी दो तरह का होना चाहिए। तो एक आवेश है प्लस Q, एक आवेश है माइनस Q। तो देखा ये गया कि जो प्लस Q का वैद्युत क्षेत्र है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज का वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो रेडियली इनवर्ड होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। क्लियर है? तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा नोट करिए इसको, यहां पर लिख लीजिएगा पॉजिटिव में, रेडियली आउटवर्ड और यहां रेडियली इनवर्ड। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जैसे आपने अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक है ना। अब ये देखना है कि किसी जो चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र है उस क्षेत्र में दम कितनी है, उस क्षेत्र की ताकत कितनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बॉलीवुड पिक्चरों में देखा होगा कोई डॉन है। अब मान लीजिए वो पूरे इंडिया का डॉन है, लेकिन रहता वो कहाँ है, बॉम्बे में है, मान लीजिए बम्बई में, मुंबई में, जो आप कहना चाहें। तो सीधी सी बात है कि मुंबई के जो एरिया हैं वहाँ उसका प्रभुत्व ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ वो खुद मौजूद है। अगर मुंबई के बाहर दिल्ली आ गए तो नाम तो उसका चलेगा, क्षमता तो उसकी होगी, लेकिन थोड़ा कम, कि बहुत दूर है, उसके चेले चपाटी वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ वो खुद है, मतलब जो उसके पास का क्षेत्र है, वहाँ उसकी ताकत क्या है, बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ आप यहाँ भी देखेंगे। तो आप आवेश को एज ए बिल्कुल यूनिवर्सल डॉन ट्रीट कर सकते हैं कि इसका क्षेत्र, इसका इलाका कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अभी देखते हैं हम लोग। इसको दिखाते हैं हम लोग ई से। ई क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक चार्ज है प्लस Q। इस प्लस Q की वजह से मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इसके लिए मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, प्लस Q0 क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हिंदी में से बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। ये कैसा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब वेरी स्मॉल। इसको आप लिख सकते हैं Q0 टेंड्स टू 0, मतलब बस 0 के बराबर, ये 0 नहीं है बस, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है r, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो प्लस Q चार्ज है r डिस्टेंस पर इसकी क्षमता कितनी है, इसकी ताकत कितनी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो r दूरी पर इसकी ताकत देखने के लिए मैंने उसी r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश को लाकर रख दिया। अब मुझे केवल ये देखना है कि इस धन परीक्षण आवेश पर ये जो हमारा वाला आवेश है ये बल कहाँ लगाएगा और कितना लगाएगा। तो भैया ये भी देखो धनात्मक, ये भी धनात्मक, इसको कहाँ करेगा, ये रिपल मतलब प्रतिकर्षित। तो बल कितना लगेगा बताइए, K Q0 बटे r²। इतने बल के साथ हमारा वाला जो आवेश है वो इस धन परीक्षण आवेश को बाहर की तरफ फेंकेगा। क्लियर है? तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये है कि लिमिट
Q नॉट टेंस टू जीरो। Q नॉट टेंस टू जीरो का मतलब यही है कि धन परीक्षण आवेश बहुत छोटा हो। क्यों छोटा हो भी बताते हैं। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और धन परीक्षण आवेश का अनुपात क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर कुछ लोग गलत बता देते हैं। क्या बता देते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, सूत्र के हिसाब से परिभाषा सही है, लेकिन एकांक मतलब आपने Q को क्या ले लिया, धन परीक्षण आवेश को 1 कूलाम, और 1 कूलाम आवेश छोटा आवेश नहीं है, ठीक ठाक बड़ा आवेश है, ठीक है ना। 1 कूलाम आवेश ठीक ठाक बड़ा आवेश है, इसलिए एकांक धन परीक्षण आवेश कहना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहना थोड़ा ज़्यादा सही न रहेगा, क्योंकि हमें इसको बहुत छोटा लेना है। अब देखो छोटा क्यों लेना है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इसकी। अब अगर ये चार्ज भी बड़ा होगा, भाई कोई भी चार्ज हो, वो अपना क्षेत्र तो बनाएगा ही बनाएगा, अपनी उसकी कुछ ना कुछ फील्ड तो होगी, तो हमें निकालनी इसकी है। और अगर ये भी ठीक ठाक बड़ा हो गया तो इसका भी कुछ ना कुछ अपना क्षेत्र होगा, और ये इसका क्षेत्र इसके क्षेत्र को क्या करेगा, परेशान करेगा। परेशान का मतलब कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू आने वाली है उसको डिस्टर्ब करेगा, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो बढ़ा देगा, अपोजिट में होगा तो घटा देगा। लेकिन दोनों ही शर्तों में जो हमें मान मिलना चाहिए, जो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए एक्चुअल, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसको बहुत छोटा लेना है, जिससे कि मतलब किताब की भाषा में तो ये कहते हैं कि जिससे कि ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना कर सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कुछ ना कुछ तो ये उत्पन्न करेगा, भले ही बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल उत्पन्न करे, इसलिए इसको बहुत छोटा लेना है। इसलिए हमने कहा लिमिट Q नॉट टेंस टू जीरो, मतलब Q नॉट बहुत ही छोटा हो तो उस Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है और उस Q नॉट का जो रेशियो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इफ positive test charge is so small, ब्रैकेट में टेंस टू जीरो, then the ratio of force acting on test charge to the test charge to the test charge is known as electric field intensity. The ratio of किसका किसका रेशियो, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। यदि धन परीक्षण आवेश बहुत छोटा हो तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हिंदी वाले सुन लें, हिंदी वाले सुने। यदि धन परीक्षण आवेश बहुत छोटा हो तब धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कितनी होती है ये, तो देखिए E बराबर F का मान आपने लिखा था K Q नॉट बटे R स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है, Q नॉट से Q नॉट मर गया, E बराबर आया KQ बटे R स्क्वायर। देखिए क्या यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन परीक्षण आवेश पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही है। ये तीव्रता किसकी वजह से आई है, इस Q की वजह से। ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि E Q नॉट पर निर्भर नहीं कर रहा, नहीं कर रही या कर रहा, जो आप कहना चाहें। क्लियर है। अब अगर देखिए मुझे देखना है कि E कहाँ तक जा रहा है, मतलब E कहाँ पर जाकर जीरो होगा। तो देखिए जब आप R को क्या रखेंगे इनफाइनाइट, तो 1 बटे अनंत क्या होगा, जीरो। मतलब R जब तक इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा तब तक E जो है जीरो नहीं होगा। हाँ, R बढ़ने के साथ E कम जरूर होगा। देखिए E क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे E का मान घटता चला जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसके इलाके में जो उसका दम है, उसका पावर है, वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जीरो कहाँ होगा, अगर कोई पूछे कि किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र खत्म कहाँ होता है, तो आप बताएंगे सीधे इनफाइनाइट पर। जब R इनफाइनाइट होगा तभी E क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं देखिए E और R के बीच में ग्राफ खींचना चाहूं तो वैसा ही बनेगा जैसा F और R के बीच में था।
ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², जैसे एफ आपका क्या था 1/r² के प्रोपोर्शनल। क्लियर है। मात्रक क्या है ई का, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, F/Q0, तो न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, विमा भी आप निकाल लीजिएगा इसकी, बल की विमा क्या होती है mLT-2 और आवेश की विमा AT, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा mLT-3A-1। ठीक है ना, ये क्या हो गई इसकी विमा हो गई, E और R के बीच में ग्राफ हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से एक रिलेशन और निकल के आता है F = QE। ये रिलेशन कहां पर काम आएगा, जब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो याद ये रखना है। देखिए मैंने ये धन परीक्षण आवेश लिया क्यों है, ये धन ही क्यों लिया है, इसलिए लिया है हम लोग के लिए सुविधा ये हो जाए कि अगर हमसे कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, तो एक तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर, अभी देखा था रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर आपको वो नहीं याद रखना तो आप केवल ये याद रखिए, जिस बिंदु पर, ध्यान समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने का रामबाण तरीका ये है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए हो वहां पर एक धन परीक्षण आवेश लाकर रख दीजिए। उस धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगे वही दिशा किसकी है, वैद्युत क्षेत्र की। किसकी दिशा है वो, वैद्युत क्षेत्र की। यहां से भी आप देख लीजिए, दो सदिश बराबर हैं, तो दो सदिश केवल तभी बराबर होते हैं जब उनका क्या बराबर हो, दिशा बराबर हो और परिमाण बराबर हो। तो ये पूरा परिमाण इसके बराबर है और दिशा ये इसके बराबर है, तो F और E किसमें है, एक ही दिशा में। अगर ये निगेटिव होता तो ये इस पर क्या करता, आकर्षण का बल लगाता, तो वैद्युत क्षेत्र भी अंदर की तरफ, भाई बल अंदर तो वैद्युत क्षेत्र अंदर, और आप जानते हैं कि निगेटिव कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे होता है, अंदर की तरफ। तो आप ये सब अंदर बाहर ना याद रखिए, आप केवल ये याद रखिए कि धन परीक्षण आवेश लाकर रखेंगे, जहां उस पर बल वहीं उस पर क्षेत्र, और धन परीक्षण आवेश को रखने से कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में उसका मान तो वैल्यू तो उसकी आ ही नहीं रही है। तो ये कहानी है किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये आपने क्या निकाल लिया बाद में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर किसी बिंदु पर, अगर मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है तो उस पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली। अगर इसका सदिश रूप लिखना हो, कहां गया ये, अगर इसका सदिश रूप लिखना हो तो जैसे बल का लिखा था वैसे इसका भी लिख लो। E बराबर क्या हो जाएगा भैया, KQ अपॉन, अब यहां पर क्या लगा देना, R वेक्टर, तो नीचे क्या हो जाएगा R3, या तो इस तरह लिख लो या किस तरह लिख लो, E बराबर KQ/r² और R कैप। ये कैप को मैंने किस में चेंज कर दिया, इसमें, तो इस तरह आ गया। जिस तरह लिखना उस तरह लिख लेना।
चलिए आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ये वही सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है। n आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत क्षेत्र, ये वही चीज है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लीजिए अपने पास n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, मान लीजिए कितने Qn। क्लियर है? तो अगर आपको क्या निकालना है, और मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है O, तो E नेट कहां पर, O पर सभी आवेशों के वैद्युत क्षेत्र का सदिश योग, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस 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 कहाँ तक जाएगा, En तक। मतलब सबका वैद्युत क्षेत्र निकालो, और कौन सा योग, सीधे सीधे नहीं जोड़ देना, सदिश योग। सदिश राशि अगर कोई है तो उस पर जो योग अप्लाई होगा वो कैसा योग होगा, सदिश योग। बात क्लियर है ना? तो ये आपका क्या हो गया, ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है, दोनों अलग अलग लिखने के तरीके हैं, बात वही है। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे बल पर हमने कौन से क्वेश्चन किए थे, पॉलीगन टाइप, वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस, और आप देखेंगे कि आंसर जो है वो सेम आ रहा है। चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलाम एंड -2 माइक्रोकूलाम इज या आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। क्लियर है? यहां पर आप एक चीज ये लिख लीजिए, डिस्टेंस 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलाम एंड -2 माइक्रोकूलाम सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ये आपको दिया है +1 माइक्रोकूलाम और ये दिया है -2 माइक्रोकूलाम। बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट मान लीजिए P है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ईपी पूछ रहा है। क्लियर है? तो चलिए ईपी बताइए किसकी किसकी वजह से होगा यहाँ पर, इसकी वजह से और इसकी वजह से। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं इसको 1 मान लूँ, फर्स्ट मान लूँ, या इसको 2 मान लूँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। क्लियर है? तो चलिए ये बताइए E1 की डायरेक्शन क्या होगी। ये पॉजिटिव है, इस पॉइंट P पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जरा सोच के बताइए। और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वही जो मैंने रामबाण तरीका आपको बताया, इस P पर रखिए एक धन परीक्षण आवेश। अब देखिए इस धन परीक्षण आवेश पर बल कहाँ लगेगा, तो ये धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो इसी तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी। अब ये माइनस वाला है, इस प्लस को अपनी तरफ बुलाएगा, तो यानी कि बल लगा इस तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र भी इस तरफ। दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हैं, तो जब एक ही दिशा में है तो कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अगर देखिए दो सदिश एक ही दिशा में है तो उनको जोड़ देते हैं, अलग अलग दिशा में है मतलब अपोजिट दिशा में है तो घटा देते हैं, और अगर किसी कोण पर हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास रहता है। ये मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में। दो सदिश अगर एक दिशा में है तो जोड़ दीजिए, बिल्कुल विपरीत हैं तो घटा दीजिए, और अगर किसी कोण पर हैं 30, 45, 60, 90, 120 तो ये वाला सूत्र लगा दीजिए। तो ये दोनों एक ही दिशा में है तो हमने जोड़ दिया। अच्छा, E1 क्या होगा भैया, K Q1 बटे R1 स्क्वायर, K Q2 बटे R2 स्क्वायर। अब K का मान, चलिए K कॉमन ले लिया जाए, Q1 बटे R1 स्क्वायर। Q1 1 माइक्रोकूलाम, तो 1 गुणे 10 की घाते -6। दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की घाते -2, प्लस ये कितना है भैया तुम्हारा Q2 2 माइक्रोकूलाम, 10 की घाते -6। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर आपको साइन नहीं रखना, केवल मैग्नीट्यूड रखना है, बटे 10 की घाते -2। तो K ये 10 की घाते -2 ऊपर जाएगा +2, तो यानी कि बचा 10 की घाते -4, और यहाँ 2 गुणे 10 की घाते -4। देखिए ये 1 गुणे है, ये 2 गुणे है, तो यानी कि 3 हो गए। तो K का मान रख दीजिए 9 गुणे 10 की घाते 9, और ये 3 गुणे 10 की घाते -4, तो 27 गुणे 10 की घाते 5, या इसको लिख सकते हैं 2.7 गुणे 10 की घाते 6 न्यूटन पर कूलाम। ये क्या आ गया, कुल वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? एक सेकंड रुक जाएगा, देखिए एक गलती हुई है, यहाँ पर R स्क्वायर है ना, तो ये 10 की घाते -4 जाएगा, ये 10 की घाते -4 जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, केवल -2, -2, तो ये तुम्हारा +7 और ये +8। R स्क्वायर था, हमने केवल R लिखा था। देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो कितना होगा, 10 की घाते -2 मीटर, लेकिन अगर स्क्वायर से जाना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10 की घाते -4 मीटर स्क्वायर। तो ये 10 की घाते -4 ऊपर गया तो +4, कितना बचा, -2, तो ये -2, ये प्लस का 9, -2, +7, 0.1 यहाँ खिसका दिया, 10 की घाते 8। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए जिस तरह हम लोगों ने बल के लिए क्वेश्चंस किए थे उसी तरह किसके लिए करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के लिए भी। चलिए एक मैं बता देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे कि सारे क्वेश्चन उसी तरह होने हैं।
जैसे मान लीजिए ये आपको एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए, यहाँ पर रखा है प्लस क्यू, यहाँ पर रखा है माइनस क्यू, कह रहा है फाइंड नेट फील्ड एट सी। इस सी पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखिए ई सी किसकी किसकी वजह से आएगा, ई ए और ई बी, यही तो पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए पहले तो ई ए और ई बी का आप डायरेक्शन देखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड, फिर उस लगाएंगे आप वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। तो सी पर जो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, तो मैंने पहले बताया कि एक भैया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो, जहां उस पर बल लगेगा वहीं वैद्युत क्षेत्र होगा, जहां उस पर फोर्स वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो ये क्या हो गई ई ए, भाई इस तरफ बल तो इसी तरफ वैद्युत क्षेत्र। ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। तो जिधर बल उधर क्षेत्र, तो ये क्या हो गया E2। क्लियर है कि नहीं। अब ये बताइए ये कोण कितना है, बोलो भैया ये कोण कितना होगा, सोच के बताओ ये कोण कितना होगा, क्या 120 होगा क्या, देख लीजिए कैसे निकालेंगे बताइए। यहां से खींचते तो कितना हो जाता, इसका 90, हाँ 120, कोण कितना होगा ये 120। तो ई ए निकाल लो, क्या हो गया ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ई बी निकाल लो, यही ई बी भी यही आएगा, और इसको क्या मान लो ई मान लो। तो ई सी क्या हो जाएगा अंडर रूट, वही वाला फॉर्मूला वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ee कॉस 120। तो ई सी बराबर अंडर रूट ई स्क्वायर, देखो ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, इसको अभी जोड़ो मत, इसी तरह लिख दो, प्लस 2e स्क्वायर, सही है। और कॉस 120 कितना होता है, माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कट गया, और ये माइनस का ई स्क्वायर से ये ई स्क्वायर कट गया, तो कितना आया ई स्क्वायर, और बाहर कितना आएगा ई। तो ई जो आपने माना है वो लिख दीजिए। तो ई सी बराबर ई कितना है के क्यू बटे ए स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसी में देखो वेरिएशन कर सकता है, मान लो यहाँ माइनस कर देगा, मान लो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ माइनस कर दिया, तो ये ई ए अब इस तरफ हो जाएगा, ई सी ये E2 यहीं रहेगा, मतलब ई सी यहीं रहेगा, ये ई बी है। क्लियर है। अब देखिए बीच का कोण अब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरह कुछ भी मान लो, इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो ये कोण फिर से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह ये चेंज कर करके कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसी तरह किसके लिए बन जाएगा, स्क्वायर के लिए। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ें। अब जैसे वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखें कि उस आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अब यहाँ पर उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। चलिए उसको भी देखते हैं। डील करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसा वहां पर वैद्युत बल में था, वही तरीका वैद्युत क्षेत्र में। चलिए जैसे मान लीजिए आपको एक आवेश दिया है +q, एक आवेश दिया है 4q, प्लस का 4q। अब ये इनको मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी है कैपिटल L। पूछ रहा है कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपके पास है kq/r²। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप किसी भी बिंदु पर अगर निकालने जाएंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र शून्य करना है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, मैंने कल ये के जो क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने यही बताया था। सदिश राशि को अगर शून्य करना है, दो सदिश राशियों का योग अगर शून्य करना है, तो पहली बात तो दोनों की दिशाएं विपरीत हों, क्योंकि जब दिशाएं विपरीत होंगी तभी वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, और परिमाण बराबर हो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसा कोई बिंदु ढूंढिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं तो अलग अलग हों, परिमाण बराबर हो। तो पहला काम है दिशा ढूंढना। चलिए मान लीजिए कि मैंने वो बिंदु मान लिया यहां कहीं होगा। अब दिशा हमें देखनी है, तो देखिए दिशा के लिए फालतू रटिए मत कि धन आवेश की वजह से, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, निगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। यहां पर एक रख दीजिए टेस्ट चार्ज। अब देखिए ये प्लस, इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए 1 और इसको 2। तो ये 1 वाला क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, तो यानी कि E1 इस तरफ, E1 इस तरफ, और ये प्लस भी है, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, यानी कि रिपल E2 भी इस तरफ। दोनों एक ही दिशा में आ गए, जीरो कभी नहीं हो सकते। अच्छा, अगर मैं कोई बिंदु यहां ले लूं तो ये +q मैं फिर यहां रखूंगा। अब देखिए ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो E2, और ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, क्या करेगा, प्रतिकर्षित E1। मतलब यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो जा रही है, तो जीरो नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको और अच्छे समझ में आएंगे अगर आप वैद्युत बल वाला भी वीडियो देख लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है बिल्कुल। वहां पर मैंने बताया भी है कि बिंदु कहां लेना है। तो मैंने बिंदु लिया कहां, यहां। अब जरा मैं यहां वैद्युत क्षेत्र देखूं, तो इसके कारण यहां पर अगर मैं +q0 रखूं तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो ये E1, ये प्लस वाला इस प्लस वाले क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो E2। देखिए दोनों विपरीत दिशा में हो गए, यानी कि अब संभावना है कि वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाए। अब केवल हमको दिशा पर विपरीत नहीं करनी है, परिमाण भी बराबर करना है। तो देखिए kq/r² है, इसका परिमाण 4q है, इसका परिमाण q है, यानी कि इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो अब क्या किया जाए, हम इनकी वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते हैं, हम केवल दूरी चेंज कर सकते हैं। तो अगर दूरी कम तो क्षेत्र ज्यादा, तो भैया जिस आवेश का परिमाण कम है बिंदु को उसके पास मानो, ताकि उसकी दूरी कम हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ जाए, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो हमने माना कि इस +q से x दूरी पर P बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, उसी x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर देंगे, E1, या जिस तरह कल लिखा था पहले, E नेट बराबर 0। अब E नेट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 - E2 बराबर 0। तो E1 बराबर E2। E1 क्या होगा, k प्लस का q, दूरी कितनी है, x², ये क्या हो जाएगा, k 4q, दूरी कितनी है, l - x का होल स्क्वायर। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, l में से x हटा दिया, तो देखिए k ये इधर भेजिए, तो l - x/x का होल स्क्वायर बराबर 4। क्या लेना है, स्क्वायर रूट, तो l - x/x बराबर क्या आएगा, +-2। अब एक बार क्या लेंगे, +2, एक बार लेंगे -2, तो l - x/x बराबर 2,
और L माइनस एक्स बटे एक्स बराबर माइनस का 2। देखिए L माइनस एक्स बराबर 2x, L बराबर 3x, x बराबर L/3। यहाँ देख लीजिए L माइनस एक्स बराबर माइनस 2x, तो L बराबर माइनस का x, तो x बराबर माइनस का L। कौन सा सही है कौन सा गलत है? मैंने कल भी बताया था कि ये थ्योरी छोड़ दीजिए कि वो ऋणात्मक आ रहा है और दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है इसलिए वो गलत है, इसलिए गलत नहीं है, वो गलत है, वो ये सही है। लेकिन क्यों सही है वो भी देख लीजिए। जो दूरी धनात्मक आ रही है, आपने देखिए इस Q से x को इस तरफ माना है पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर आपने L माइनस एक्स लिखा है, अगर इसको आप माइनस मानते तो L माइनस माइनस एक्स हो जाता। मतलब जो दूरी आपने मानी है पॉजिटिव और आंसर जो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में जाना है। आपने इस Q से इस डायरेक्शन में x को माना और x का मान L/3 आया, इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में L/3 चले जाओ, तो L/3 चलोगे तो यहाँ कहीं पहुँच जाओगे। ठीक है, इसके हिसाब से माइनस लग गया तो इस तरफ जाना नहीं है, इस तरफ जाना है। कितना जाना है? L। L मतलब जितनी ये दूरी थी, मतलब इस वाले के हिसाब से बिंदु यहाँ कहीं होना चाहिए। यहाँ बिंदु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर यहाँ बिंदु होगा तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं की क्या होगी? डायरेक्शन सेम हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं सेम हो जाएंगी। और अगर सेम हो गई, एक ही दिशा में हो गए दोनों वैद्युत क्षेत्र, तो जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। 99% केसेस में जो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन है वही सही होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये गलत क्यों है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हम x बराबर माइनस L लेंगे तो हमें दोनों आवेशों के बाहर जाना पड़ेगा, बीच में नहीं। और बाहर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपकी एक ही दिशा में हो जा रही है, तो ये संभव नहीं है कि एक ही दिशा में होने के बाद वो जीरो हो जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह हम लोगों ने किसके लिए किया था? वैद्युत बल के लिए। आंसर भी सेम ही आता है, तरीका भी सेम है कि जब दोनों आवेश एक ही तरह के हों तब बिंदु को बीच में लेना है। जब दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हों, अलग अलग साइन के हों, एक प्लस एक माइनस हो, तो दोनों के बाहर छोटे वाले के पास। अभी वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि अब आपको यहाँ पर प्लस Q दिया है और यहाँ माइनस का 9Q दिया है, बीच की दूरी L है। क्वेश्चन वही है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो अगर मैं कोई बीच में बिंदु ले लूँ यहाँ कहीं पर, तो क्या शून्य हो सकता है? देखिए इस प्लस की वजह से कहाँ जाएगा? इस तरफ, और इस माइनस की वजह से इस तरफ, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, नहीं हो सकता। तो आपको बाहर ही कोई बिंदु लेना पड़ेगा। और याद रखिएगा, क्या याद रखना है
कि जब दोनों आवेशों की प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, एक प्लस एक माइनस, तो बाहर लेंगे कहाँ, छोटे वाले के पास, क्योंकि परिमाण तभी बराबर होगा जब आपका बिंदु छोटे वाले के पास हो। कितनी दूरी पर, x दूरी पर, क्योंकि उसका परिमाण तो अपने आप ज़्यादा है, क्योंकि वो 9 है और ये 1 है, और अगर उसके पास रख दोगे तो दूरी भी कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी तो और बढ़ जाएगा, तो बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए इस प्लस की वजह से दिशा कहाँ होगी, इधर E1, और इसकी वजह से दिशा कहाँ होगी, इस तरफ E2, दोनों विपरीत हैं, 0 हो सकती हैं। तो वही देखिए फिर से E1 बराबर E2 कर दो। E1 क्या है, KQ बटे एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, K 9Q L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो KQ कट गया, L प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9, तो क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स बाई एक्स बराबर एक बार +3 और L प्लस एक्स बाई एक्स बराबर एक बार -3। तो L प्लस एक्स बराबर 3x, L बराबर 2x, ये x माइनस हो जाएगा उधर, तो x बराबर L बाई 2, माइनस का 3x, ये x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x, तो x बराबर -L बाई 4। कौन सा आंसर सही, कौन सा आंसर गलत, ये सही ये गलत, क्यों भैया, तुमने x को बाहर की तरफ पॉजिटिव लिया है, तो ये आंसर जो पॉजिटिव है ये कह रहा है कि बाहर की तरफ L/2 चले जाओ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, निगेटिव, यानी कि अंदर इस तरफ चलो, रिवर्स, कहाँ L/4, मतलब यहाँ। और आप जान रहे हैं कि अंदर अगर आप पॉइंट लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही तरफ हो जाती हैं, इसलिए ये संभव नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत बार गया है। हिंदी वालों का भी दिल ना तोड़ते हुए आखिरी क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो वही है, भाषा उसकी हिंदी में है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। समान परिमाण के दो समान आवेशित गोले के दो समान आवेशित गोले L लंबाई की
अचालक डोरियों की सहायता से एक ही बिंदु से लटकाए गए हैं। एक ही बिंदु से लटकाए गए हैं। ठीक है, कह रहा यदि प्रतिकर्षण के कारण दोनों डोरियों के बीच कोण 2 थीटा हो तो प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। ये एक कोई बिंदु है, इससे 2 डोरियां ली हैं और 2 एक समान आवेशित गोले लटकाए गए हैं। तो अगर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन इस तरह की बनाकर उसने दी हुई है। देखिए दोनों गोले, थोड़ा सा तिरछा हो गया, मैं इसको फिर से बना देता हूं सही से। देखिए मान लीजिए इस तरह हुआ होगा, क्वेश्चन समझिएगा। ये एक डोरी ऐसी थी और इसी से जो है एक डोरी ऐसी लगी हुई थी, एक ही बिंदु से लटकाया है। अब ये दोनों गोले कैसे हैं? समानावेशित, मतलब या तो दोनों धनात्मक या तो दोनों ऋणात्मक। तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का बल, ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर। तो थोड़ी देर बाद क्या कंडीशन हो जाएगी? थोड़ी देर बाद कंडीशन ये हो जाएगी कि ये आ गया यहां और ये आ गया यहां। कह रहा है बीच का कोण कितना हो चुका है? 2 थीटा। ठीक है, मान लिया मैंने इनके बीच की दूरी जो है वो d है और इसको मैं यहां से खोल देता हूं। तो ये थीटा, ये वाला कोण कितना बचा? थीटा, और ये भी थीटा। ठीक है ना। अब देखिए इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा इस तरफ, F कितना लगेगा? मान लीजिए मैं मान लेता हूं आवेश Q है, इसी Q की वैल्यू निकालनी है। तो K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर। इसका मास अगर m है तो नीचे की तरफ mg। देखो दोनों सेम है, किसी एक के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें टेंशन कितना लगेगा? इस डोरी में तनाव कितना होगा? T, यहाँ भी T। एक देखिए सदिश में, वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है? सदिशों का समांतर विस्थापन। समांतर विस्थापन कहने का मतलब, जैसे कोई सदिश इस तरह दिया हुआ है तो मैं इसको उठाकर यहाँ रख दूंगा या इसको उठाकर नीचे ले आऊँगा या इसको उठाकर आगे बढ़ा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका परिमाण चेंज ना हो, दिशा आप इसको समांतर विस्थापित कर सकते हैं। जैसे कोई सदिश अगर ऐसे दिया है तो इसको हम बगल में कर सकते हैं ऐसे, या पीछे कर सकते हैं ऐसे, या नीचे कर सकते हैं ऐसे, या थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं ऐसे। ये है सदिशों का समांतर विस्थापन, इसी का प्रयोग करना है। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इस F को मैं पीछे ला रहा हूं, ठीक है, इस F को मैं पीछे ला रहा हूं। ध्यान समझिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा क्या करने जा रहे हैं। इस mg को उठाकर पहले बगल में फिर ऊपर। तो देखिए इस तरह का एक त्रिभुज बनेगा। ये नीचे आपका क्या है? mg। इस F को थोड़ा पीछे ले आए तो ये ऐसे हो गया। ये क्या है आपका? F, और ये आपका तनाव है, ठीक है ना, ऐसे T, और ये कोण है थीटा। क्लियर है। अब यहां से देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा? क्या F बाई mg हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। F का मान रखिए जरा, तो tan थीटा बराबर k क्यू स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर mg। ये क्या आ गया? tan थीटा। यहां से q स्क्वायर कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। यहां से q स्क्वायर कितना हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर देखिए d स्क्वायर mg tan थीटा अपॉन k। किसकी वैल्यू आ गई? q स्क्वायर की। क्या लेना है अब? क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो देखिए
स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो Q बराबर क्या बचेगा, डी स्क्वायर का डी और ये mg tan थीटा बाई के। एक तो ये आ गया। अगर और सॉल्व करना है तो d की वैल्यू निकाल लो। अब बताओ d की वैल्यू कैसे निकलेगी, d की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा बताइए। देखिए ये डोरी की आपको लंबाई कितनी दी हुई है, l लंबाई, मतलब ये लंबाई कितनी है l और ये कितना है d। यहाँ अगर मैं इसमें साइन थीटा लगाऊं, किसी भी एक ट्रायंगल में साइन थीटा लगाऊं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये d है तो ये कितना हो जाएगा d/2 और ये कितना d/2। चलिए जरा साइन थीटा देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण तो d/2/l, d/2/l तो d/2l, तो d बराबर क्या हो गया 2l साइन थीटा। तो यहां से q कितना आ जाएगा, d की जगह देखिए क्या हुआ 2l साइन थीटा अंडर रूट mg tan थीटा बाई के। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी कई बार गया है, ठीक है ना। 2l साइन थीटा अंडर रूट mg tan थीटा बाई के। क्लियर है। हो सकता है इसी क्वेश्चन को किस में दे दे, वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दे, मतलब ये वेरिएबल्स की जगह कुछ ना वैल्यू दे देगा। तो जब वैल्यू दे देगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा और आसान। मान लीजिए यहां पर आपको दे दे कि ये जो डोरी की जो लंबाई है वो 2 मीटर है तो l मिल गया, थीटा की वैल्यू दे दे 30 डिग्री है तो साइन 30 1/2 हो गया, इसका द्रव्यमान दे दे 2 ग्राम की है तो m मिल गया, थीटा तुमको पता ही है और k तुम जानते ही हो, कह देगा निर्वात में रखा है, वायु में रखा है, तो क्या मिल जाएगा तुमको k बराबर 9 × 10⁹ तो ये एक डेरिवेशन। देखिए हमेशा डेरिवेशन कभी भी थ्योरी का पार्ट नहीं होता, डेरिवेशन हमेशा न्यूमेरिकल का पार्ट होता है। ये अगर आपकी गलतफहमी है कि डेरिवेशन थ्योरी है, डेरिवेशन थ्योरी नहीं है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से तो बनेगा। अब यहाँ पर वैल्यू चेंज करता चला जाएगा, एल की वैल्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा, इसका द्रव्यमान दे देगा आपको और आपसे कहेगा आवेश बताइए। आप वैल्यू रखेंगे, इसी तरह करते हुए चले आएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो डेरिवेशन हमेशा किसका पार्ट होता है, आपके डेरिवेशन हमेशा किसका पार्ट है, न्यूमेरिकल का। इसलिए डेरिवेशन को थ्योरी समझ के ना पढ़ें। डेरिवेशन जब तक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं आता, वो हमेशा किस पर बेस्ड आता है, आपके कॉन्सेप्ट पर। और कॉन्सेप्ट क्या है आपका, डेरिवेशन। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी कई सी चीज़ें, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसके लिए हम लोग को 7-8 लेक्चर मिले हुए हैं, मतलब मिले 6 हैं, वो 7-8 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कम पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना है अभी इस पर। तो अभी तो पूरा गॉस की प्रमेय है, वैद्युत फ्लक्स है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आएगा, फिर उसके बाद उसकी वजह से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विभव पर जब जाएंगे तो विभव, विभवांतर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, स्थितिज ऊर्जा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि हर चीज़ कवर की जाए, कुछ भी छोड़ा ना जाए, ठीक है। तो मेहनत आप लोगों को भी करनी है साथ में। तो कॉन्सेप्ट समझते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।